नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका उत्तराखंड डीएलएड 2024 के लिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट 3 रहेगा। इसमें हम देखेंगे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि से। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है या आप नए हैं चैनल से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि नई वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? पहला कह रहा है व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, यानी सृजनात्मकता क्या है? सृजनात्मकता क्या है? ठीक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं कि सृजनात्मकता क्या है। समस्या के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता को आप क्रिएटिविटी कहते हैं। यानी किसी समस्या को पहचानना और उसका समाधान निकालना, ये आपका क्रिएटिविटी कहलाया जाता है। ठीक है। सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होता है। ये गलत है कि बुद्धिलब्धि यानी आईक्यू, ठीक है, कि जिस बच्चे का आईक्यू अगर या फिर जिस इंसान का आईक्यू अगर 200 से ऊपर होगा तो उसी में ही क्रिएटिविटी होगी, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है। बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर करते हैं। यानी जो आपने ग्रहण किया है, जो आपने ज्ञान अनुभव किया है, उसके कौशलों पर ये निर्भर करता है। गलत हो जाएगा। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रिया कौशल पर अत्यधिक निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? सूचना प्रक्रिया पे, यानी आपने क्या सूचना ली है, क्या ग्रहण करा, उस पे निर्भर करता है आपका। ये भी अलग गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसको बुद्धि से रिलेटेड नहीं है। इसका ये है कि आप समस्याओं को किस प्रकार से समझते हैं और उसका जो है उसका समाधान निकालते हैं, उसका आंसर निकालते हैं। इस पे और कितना जल्दी निकालते हैं, इस पर भी निर्भर करता है आपका। वो होती है आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो है सृजनात्मकता। ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम अशक्ता वाले यानी चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिसेबिलिटी कौन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, यानी उन बच्चों को जो अधिगम अशक्ता वाले बच्चे हैं उनका मानसिक विकास कम होता है। मानसिक विकास से आपका ये आपका तात्पर्य नहीं है। वे बच्चे जो निम्न बुद्धिलब्धि वाले होते हैं, यानी जिनका आईक्यू कम होता है, आईक्यू से भी नहीं है। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है। या फिर यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों को एक समान दिखाई देने वाली अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। ठीक है। या फिर बच्चे दृश्य शब्दों यानी साइट वर्ड को आसानी से पहचानते और समझते हैं। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर कि साइट वर्ड्स को आसानी से पहचानते और समझते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे जो होते हैं अक्षरों को नहीं पहचान पा रहे हैं, वर्णों को नहीं पहचान पा रहे हैं। ठीक है। यानी उनमें क्या है, एक अधिगम विकार है। इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका अधिगम विकार है, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे का मानसिक आयु कम है या फिर उसे मानसिक कोई विकास उसका नहीं हुआ है, इस पे निर्भर नहीं करता है। आपका अधिगम विकार क्या होता है? आपके जैसे आपने अलग अलग प्रकार के विकार देखे होंगे, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसअफेजिया, डिसप्राक्सिया, इस प्रकार से। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा है। ठीक है। कि उसको अक्षरों और शब्दों में क्या है, भ्रम हो रहा है, यानी उसको क्या है, डिसलेक्सिया है, यानी पढ़ने से लेकर विकार है। तो ये किस में आ जाएगा? आपका एक अधिगम विकार होता है। ठीक है। अगला देखते हैं आपका, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? निरीक्षण करना, विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना या फिर अनुभव। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण नहीं, विश्लेषण एनालिसिस नहीं, मूल्यांकन करना नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपीरियंस, कि आपने क्या अनुभव किया है, ये आपका अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका को बताता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस टीचिंग एड्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण सहायक संसाधनों को प्रभावित करता है? ठीक है। यानी आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको चारों में से बताना है कौन सा जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्या है, प्रभावित करता है। आयु, ठीक है, आयु के हिसाब से आपको बच्चे का करिकुलम बनाना है। बिल्कुल आयु तो आपका करती है।
छात्रों की संख्या बिल्कुल सही, छात्रों की संख्या भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए क्लास में। ऐसा नहीं कि आपने पूरा क्लास को भर दिया, ठीक है? इस प्रकार से भी अधिगम प्रभावी होता है, ठीक है? छात्र का स्तर यानी बच्चे का किस लेवल का है, बच्चे का कहाँ पे किस लेवल पे खड़ा है, बच्चे को क्या नहीं आ रहा है, ये भी आपको जानना है, बिल्कुल सही। इससे भी आप अधिगम प्रभावित होगा। और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग स्टाइल यानी विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली, बिल्कुल। अगर अलग-अलग प्रकार की अधिगम शैली होगी, इससे भी क्या है, एक टीचिंग एड क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी चारों ऑप्शन ही आपके सही आंसर हो जाएंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, सभी हो जाएगा इसका। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। जहाँ पे भी आ जाएगा नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना है कि ठीक है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, केवल जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो, ठीक है, कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हो, ठीक है। सही कह रहा है। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं या फिर बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चे तब सीखते हैं जब वे क्या हैं, संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, ठीक है। सीसीई जो है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, किस चीज़ पर बल देता है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना। यानी सीसीई क्या होता है आपका, सीसीई होता है आपका जिसमें आपका बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है बच्चे का, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे का शैक्षणिक पक्ष भी रखा जाता है और सह शैक्षणिक पक्ष भी। शैक्षणिक पक्ष में आ गया उसका जो एकेडमिक्स रहता है, यानी उसके कितने नंबर आए पेपर में, ये सब आता है। और सह शैक्षणिक पक्ष में कि बच्चा अगर खेलकूद में अच्छा है या फिर कंपटीशन में अच्छा है, ये नंबर भी उसमें जुड़ी जाती है। तो और कंटिन्यूस मतलब सतत, यानी ऐसा नहीं कि आपको साल के अंत में करना है या फिर साल के मिडिल में करना है। आपको एक रेगुलर अंतराल के दौरान आपको क्या है, बच्चे का मूल्यांकन करना पड़ता है। उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस यानी सतत करना, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरा, व्यापक यानी पूरा मूल्यांकन करना है। तो पहला कह रहा है कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण करना, बिल्कुल ये सही कह रहा है। सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए, रिकॉर्ड सुधारा जाए, ठीक है, ये भी आपका सही है। शिक्षण के साथ परीक्षाओं का समंजस, परीक्षाएं नहीं, बोर्ड परीक्षाएं नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा और पहला सही है, लेकिन पहला आपका बेस्ट उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कि व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण आपका जो है क्या कहलाया जाता है, आपका जो है सीसी कहा जाया जाता है। सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है, अपने सामाजिक मानदंड बनाना यानी खुद के नियम बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना यानी उस समाज में एडजस्ट होना, ठीक है। या फिर सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना यानी ऑलवेज फॉलोइंग द नॉर्म्स एंड सोशल नॉर्म्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समाजीकरण का तात्पर्य है कि आप जो है जिस समाज में है, जिस आप इन्वायरमेंट में हैं, उसको आपने क्या है, उसके अनुसार आपने खुद को ढालना है, यानी अनुकूलन और समायोजन करना है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका। एक रचनात्मक शिक्षार्थी को संदर्भित करता है जो, यानी रचनात्मक शिक्षार्थी कौन होगा, ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत प्रतिभाशाली है, यानी ऐसा बच्चा जो केवल ड्राइंग और पेंटिंग में अच्छा है, क्या आप उसे जो है रचनात्मकता शिक्षार्थी कहेंगे, नहीं, ठीक है। अत्यधिक बुद्धिमान हो, ऐसा भी नहीं है। या फिर परीक्षणों में लगातार अच्छे अंक प्राप्त करता हो, अंक प्राप्त करना आपका गलत होता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता ये है कि पाश्य सोच और समस्या को हल करने की इच्छा, ये इच्छा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, कि सोच और समस्या को हल करने में वह क्या है, अच्छा है, बिल्कुल। एक रचनात्मकता विद्यार्थी वह होगा जिसकी सोच भी अच्छी होगी और वो अगर हमने उसको कुछ कुछ कार्य दिया है या कुछ समस्या दी है, उसको भी क्या है, वह जल्दी से हल कर पाएगा। तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, आपका सृजनात्मक शिक्षार्थी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा गतिविधि आधारित अध्ययन का एक लाभ है,
यानी एडवांटेज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, जिसमें बच्चा क्या है करके सीखता है, ठीक है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हमने बच्चों को क्या है कुछ एक्टिविटी दी और उससे बच्चा कुछ सीखा, इसको हम बोलते हैं आपका एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी गतिविधि आधारित अध्ययन का। और इसका क्या लाभ होता है आपसे पूछा गया है। यह बहुत सी ज्ञानेंद्रिय की प्रयोग करने का अवसर देता है, यानी बच्चे की इसमें विभिन्न ज्ञानेंद्रिय जो है, जैसे सिक्स सेंसेस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उनको क्या है खोलने का अवसर देता है, प्रयोग करने का अवसर देता है। बिल्कुल सही। अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है, कि अध्यापक के दृष्टिकोण से अध्ययन पर केंद्रित होता है, ऐसा नहीं है। रचनात्मक का न्यूनतम करता है, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म को न्यूनतम करता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। संदर्भात्मक को रोकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। कि अगर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे, आप बच्चे को गतिविधि कराएंगे, तो उससे क्या होता है, उसकी ज्ञानेंद्रिय का ज़्यादा से ज़्यादा वह प्रयोग करने का उसे अवसर मिलेगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाता है। निम्नलिखित में से शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी द्वारा पसंद किया जाता है, ठीक है। शिक्षक का कौन सा गुण विद्यार्थी, अच्छा शिक्षक का गुण पूछ रहा है यहाँ पे। उसके पहनने का तरीका, यानी टीचर कैसा पहन रहा है, उसके पहनने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, या फिर उसका पूरा व्यक्तित्व, या फिर उसकी छात्रवृत्ति। केवल स्कॉलरशिप के लिए बच्चा जो है टीचर को देख रहा है, गलत। और उसके जो है पहनने के तरीके से भी नहीं। दो ऑप्शन बचते हैं, बात करने का तरीका और पूरा व्यक्तित्व। तो जहाँ पे आ जाएगा पूरा व्यक्तित्व, यानी होल पर्सनैलिटी आप एक टीचर की देखते हो, ठीक है, ना कि केवल ये कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे पीपल्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कम इनटू टीचिंग ओनली व्हेन दे। यानी अब आपसे जिन बच्चों जिनका आईक्यू क्या है हाई है, तो वह शिक्षण अधिगम में क्यों आते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यानी टीचर क्यों बनते हैं वो, जिनका क्या है हाई लिविंग है, वह शिक्षक क्यों बनते हैं। दूसरा, कोई व्यवसाय नहीं पाते हैं, कम काम करना चाहते हैं, ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, या फिर शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। कि व्यवसाय नहीं पाते, ऐसा नहीं है उन्हें व्यवसाय नहीं मिलता है, या फिर वह कम काम करना चाहते हैं, या फिर ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह एक शिक्षक के जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, ठीक है। यानी शिक्षक को क्या क्या चुनौती आती है उसको अनुभव करना चाहते हैं, इसलिए हाई क्लास के जो लोग होते हैं वह क्या अध्यापक बनना चाहते हैं। विद्यालय से छात्रों का भागने का कारण क्या है। द रीज़न ऑफ रनिंग अवे ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल इज़, यानी विद्यालय से छात्र क्यों भाग जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। उनके भागने का कारण क्या है, कि रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासरूम टीचिंग, उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्लासरूम टीचिंग में। छात्रों के शिक्षण में रुचि ना होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों को दंड ना देना, छात्रों को नॉट पनिशिंग द स्टूडेंट्स। अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना, यानी इन डिफरेंस ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। तो क्या इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासरूम टीचिंग। एक हो सकता है आपका कि क्लासरूम की टीचिंग अच्छी ना हो रही हो, इससे बच्चों की क्या है रुचि नहीं बन रही है, इसीलिए वो क्या है स्कूल से भागना चाहते हैं। छात्रों की शिक्षा में रुचि ना होना, ऐसा तो नहीं है कि छात्रों की शिक्षा में रुचि नहीं है। दंड ना देना, ये भी गलत हो जाएगा। इन डिफरेंस ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, यानी अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना, कि अगर आपने बच्चे को कुछ पूछा, ठीक है, अब दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए, बी और सी कैंसिल हो गए, यहाँ पे ए और डी बचता है। ए कह रहा है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है कक्षा में, तो ये भी गलत है। हमें बच्चे को गलत नहीं बताना, हमको टीचर को गलत बताना है, ठीक है। पेडागोजी का यही है आपका कि आप जो है बच्चे को गलत नहीं कहोगे, आप केवल शिक्षक को गलत कहोगे, ठीक है। कि अगर बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा है तो इसमें गलती किसकी होगी, उसके शिक्षक की गलती होगी, पूरे शिक्षण प्रणाली की गलती होगी, ठीक है। तो अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना, यानी टीचर अगर बच्चे ने कुछ प्रॉब्लम पूछी है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो इस वजह से छात्र जो है वह स्कूल छोड़ रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह केवल समय बिताने वाली रही है, उपयोगी एवं मूल्यवान है, केवल भौतिकवादिता को बढ़ावा देने वाली रही है, या फिर नैतिकता से बिल्कुल शून्य रही है। नैतिकता से शून्य रही है, गलत। केवल जहाँ पे भी आ जाएगा मैंने बोला आपको गलत हो जाएगा। ए केवल यानी ओनली,
केवल यानी ओनली जहाँ पे आया गलत, केवल यहाँ पे भी आपका गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि उपयोगी एवं मूल्यवान है। जो आपने शिक्षा ग्रहण करी है वह अभी तक क्या है, उपयोगी एवं मूल्यवान है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रभावी एवं सफल शिक्षक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, यानी एक शिक्षक जो है वह किस प्रकार से सफल शिक्षक बन सकता है, उसके लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। विद्यार्थियों को अधिकाधिक नोट्स लिखवाना, नोट्स लिखवाएगा गलत हो जाएगा। व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट कराना, बिल्कुल, कि जो उसके डे टू डे एक्टिविटी है उसका एक उदाहरण देना और फिर बच्चे को क्या है उस विषय को स्पष्ट कराना, ये एक शिक्षक की गुणवत्ता है, बिल्कुल सही। श्यामपट्ट पर अधिक उपयोग करना, श्याम केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। साहित्यिक भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट कराना एक शिक्षक की गुण होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपको जो ये पीडीएफ बनाने में। तो केवल आपका एक सब्सक्राइब एक मोटिवेशन देता है हमें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही प्रश्नों की सीरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है। अगला 15 प्रश्न क्या कह रहा है, परंपरा के बारे में आपका यह कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी जो वंशों से चली आ रही जो है परंपरा है उसका क्या कहना है आपको। मैं अपने पूर्वजों के नाम पर खूब सेवी बरतता हूँ। मेरे ससुराल बड़े परिवार में है, ठीक है। या फिर मेरे परिवार के समस्त पुरुष सदस्य उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा साथ ही समानता समाहत पदों पर नियुक्त हैं, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करके वो क्या है अपने अपने पदों पर नियुक्त हैं। या फिर मेरे समान मेरे परिवार के अन्य किसी सदस्य को समान प्राप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका यह क्वेश्चन, अच्छा, वंश परा यानी ऐसी परंपरा जो पहले से आ रही है, ठीक है, कि ऐसी परंपरा कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, जो कि इस पे निर्भर करता है कि आपकी जो है पहले से परंपरा आ रही है। तो यहाँ पे आप अगर आप तीसरा ऑप्शन देखोगे कि मेरे परिवार के समस्या जो पुरुष सदस्य हैं उन्होंने क्या है उच्च शिक्षा प्राप्त करी है। यानी सपोज आपके परिवार में है तो सभी जो जितने भी पुरुष हैं उन्होंने क्या है एक उच्च शिक्षा प्राप्त करी, और वह क्या है एक पदों पर हर सदस्य क्या है पदों पर नियुक्त है। यानी यह परिवारों से चला आ रहा है, ठीक है, वंश परंपरा है ये। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक विशेषता है, यानी अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए। देश के प्रति अधान प्रेम, समाज सेवा, विषय ज्ञान या फिर कठोर परिश्रम। विषय ज्ञान, सबसे पहले एक अध्यापक को अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है यदि वह सामाजिक क्रियाकलापों में सक्रिय भाग ले, सत्ता रूढ़िवादी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय सदस्य की भूमिका निर्वाहित करे, या फिर अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करता है, या फिर विद्वान एवं मौलिक चिंतक है। नहीं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वह किसी पार्टी में ज्वाइन होगा तभी उसको क्या है एक हम क्या है महत्वपूर्ण स्थान देंगे समाज में, या फिर समाज के सक्रिय भाग लेगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, कि अपने उत्तरदायित्व का ईमानदारी से पूरी निर्वाह करे। उसे पढ़ाने को कहा गया तो वह पढ़ाए, ठीक है, कक्षा में। आपको प्रतीत होता है कि जीवन एक बोझ मात्र है, जीवन आशाओं का भंडार है, जीवन निष्फल प्रयास है, या फिर जीवन अंतः दुखों का सागर है। तो आपको क्या प्रतीत होता है, तो जीवन क्या है एक आशाओं का भंडार है। ऑप्शन जो है बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको प्रतीत होता है कि भाग्य से सब कुछ नहीं होता है, भाग्य से ही सब कुछ होता है, सॉरी, यहाँ पे भाग्य से सब कुछ होता है क्योंकि परिश्रम का फल बहुत कम मिलता है, कि परिश्रम का फल बहुत कम मिलता है, ऐसा गलत है। समान परिश्रम करने पर असमान फल प्राप्त होता है, अगर समान परिश्रम करें तो असमान फल प्राप्त होता है, गलत। हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, ठीक है, इसीलिए हम क्या है भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल ये आपका सही कह रहे हैं। हम अन्य व्यक्तियों के श्रम का मूल्य घटाकर आंकते हैं, नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी कक्षा में यदि
आप बालक एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण होता है, यदि आपका बालक अ, एक से अधिक बार अनुत्तीर्ण होता है तो आप क्या करोगे? उसको किसी प्रकार प्रताड़ित करेंगे, उसको पढ़ना बंद कर देंगे, उसके विषय बदल देंगे या फिर उसका विद्यालय ही बदल देंगे। तो ये आपका क्या है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई आपका बच्चा है तो वह क्या है, अगर विफल हो जाता है तो आप क्या करोगे कि उसको क्या है, प्रताड़ित करोगे, उसे मारोगे पीटोगे नहीं, पढ़ना बंद कर दोगे नहीं। दो ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। दो ऑप्शन बचते हैं कि उसका विषय बदलोगे या फिर उसका विद्यालय बदल देंगे। ठीक है, उसका विषय बदलेंगे या फिर उसका विद्यालय बदलेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा कि उसका विषय बदल देंगे, क्योंकि विद्यालय बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बच्चे को किसी विषय में इंटरेस्ट नहीं है तो वह आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, सपोज बच्चे को मैथ्स नहीं आती है तो आप उसे मैथ्स नहीं पढ़ाओगे, उसका सब्जेक्ट चेंज कर दोगे, उसको बायो दिलाओगे, उसको कॉमर्स दिलाओगे। ठीक है, यानी जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ है वह उसे पढ़ाओगे। ठीक है, अब स्कूल बदलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बच्चे को मैथ्स यहाँ समझ में नहीं आ रही, दूसरे विद्यालय में भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है अंदर से, तो इसका मतलब उसका विषय बदल देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका यहाँ पे। आपकी संस्था में छात्रों के रूप में कुछ अवांछनीय तत्वों ने भी प्रवेश लिया है, जो विद्यालय के कार्यक्रम में अव्यवस्था और अस्थिरता उत्पन्न करते रहते हैं। ऐसे में आप क्या करोगे? ठीक है, यानी आपके जो है विद्यालय में है कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए हैं कार्यक्रम में, तो आप क्या करोगे? ऐसे छात्रों की ओर से उदासीन बने रहेंगे, यानी उनको एक उदासीन भाव से देखेंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, आप अपने स्तर पर उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे, या फिर व्यक्तिगत रूप से आप उनसे बनाकर रहने का प्रयास करेंगे। आप उनसे बनाकर रहने का प्रयास करेंगे, यानी आप उनसे अच्छा बना करके रहेंगे। और शिकायत करना, उदासीन होना नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा है कि आप अपने स्तर पर उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर वह ऐसा कर रहे हैं तो आप दायित्व तो बनता है कि आप जो है सबसे पहले उन्हें क्या है, सुधारने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। छात्रों के अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है? घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, केवल मातृभाषा को पुस्तकों का ही प्रयोग करें, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करें, या फिर उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। उपरोक्त सभी सुझाव आवश्यक हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि छात्रा की अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। ठीक है, उसको क्या है, अपनी मातृभाषा जो है उसमें वृद्धि करनी है एक छात्र को, तो ऐसे क्या करेगा वो, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करेगा। बिल्कुल सही है ये, घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का प्रयोग करेगा। केवल मातृभाषा की पुस्तकों का ही, केवल जहाँ पे हो जाएगा गलत हो जाएगा। मातृभाषा के प्रयोग में बीच बीच अन्य भाषाओं का प्रयोग ना करे, ये तो गलत हो जाएगा कि अगर वह मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है तो अन्य भाषा का प्रयोग ना करे, ये तो गलत कह रहा है। सभी सुझाव आवश्यक हैं, गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कि घर तथा विद्यालय में मातृभाषा का ही प्रयोग करें, ऑप्शन ए। शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे आप? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे। ठीक है, यानी उन्हें इनाम देंगे, उन्हें सहानुभूति देंगे। मातृभाषा प्रयोग न करने वाले छात्रों को दंड देना गलत, दंड देना गलत हो जाएगा। उनको कक्षा में आगे बैठाने को कहेंगे, बैठने को कहेंगे, आगे क्यों बैठाना है उनको, ये भी गलत है। अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले छात्रों को कक्षा में पीछे बैठने के लिए कहेंगे, गलत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप जो है मातृभाषा में जो बच्चा बात कर रहा है, आप क्या करोगे उसको, उसे क्या है समय समय पर पारितोषित देंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आज के भ्रष्टाचार, नकल, बेईमानी और अनुशासनहीनता करें के वातावरण में एक चिंतक अध्यापक के रूप में आप क्या सोचते हैं? ठीक है, आज का जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार, नकल, बेईमानी चल रही है, तो आप एक शिक्षक के होने के नाते आप क्या सोचेंगे? धड़ल्ले रहकर कार्य किया जाए, समय के बहाव के साथ चला जाए, बहुत सी बातों को अनदेखा करने की आदत विकसित की जाए, या फिर अपने कार्य को ईमानदारी से किया जाए? तो आप किस पर बल देंगे? अगर आपकी स्कूल में, आपके विद्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है और आप देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप अपना कार्य ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह व्यक्ति सफल है जिसने
पर्याप्त धन एवं संपत्ति अर्जित कर ली है, गलत। जिसने पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, गलत। जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया, बिल्कुल उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, इसलिए वो संतोषजनक है, ठीक है। जिसने माता पिता की आकांक्षाओं को पूर्ण कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कि जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति सफल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको क्लास, ज़रूर कमेंट करें। और प्लीज़ अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ऐसे ही एमसीक्यू के प्रश्न की सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।